जो कासगंज से है, सड़क हादसे में बाइक सवार 2 शख्स की मौत की खबर मिल रही है। यहां अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी है, जिस वजह से यह हादसा पेश आया है। सड़क के किनारे दोनों का शव मिला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं, जहां अज्ञात वाहन के टक्कर से बाइक सवार 2 शख्स के मौत की खबर है। पुलिस ने सड़क के किनारे से इनके शव को पाया है और अब इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मर्ज किया जाएगा। दोनों चैनल्स को मर्ज करने पर मंजूरी आई है। संसद टीवी बनाया जाएगा इन्हें मर्ज करके। उपराष्ट्रपति लोकसभा स्पीकर ने अपनी सहमति जता दी है। पूर्व आईएएस अधिकारी रवि को संसद टीवी का सीईओ बनाया गया है। अब तक लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी 2 अलग चैनल हुआ करते थे। अब इन्हें मर्ज करके संसद टीवी बनाने पर सहमति बन चुकी है। इनका मर्जर होगा, दोनों चैनल्स को मर्ज करके संसद टीवी बनाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, अगर आप देखते हो तो लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी 2 चैनल के रूप में नजर आते हैं, जिनका ऑपरेशन अलग अलग तरीके से होता है। लेकिन अब इन्हें मर्ज करके संसद टीवी बनाया जाना है। अब एक हैरान कर देने वाली खबर है, जहां हाथरस में बेटी से छेड़छाड़ एक पिता को महंगा पड़ गया। यहां थाना सासनी क्षेत्र के गांव नौजरा में शोहदों ने छेड़छाड़ की शिकायत करने पर पिता की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के वक्त पीड़ित युवती के पिता खेत में आलू की खुदाई कर रहे थे। तभी 4 बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अस्पताल पहुंचने से पहले ही शख्स ने दम तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए फौरन एक आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी 3 आरोपी पहुंच से दूर हैं। उधर सीएम योगी ने हत्या पर सख्ती बरतते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाने के निर्देश दिए हैं, जबकि छेड़छाड़ की शिकार पीड़ित युवती अब रो रो कर इंसाफ के लिए गुहार लगा रही है। तो ये विचलित करने वाली तस्वीरें आई थी, जहां पर आलू के खेत पर एक शख्स गया था, उसकी ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी जाती है। वजह यह है कि शिकायत कर दी थी शख्स ने, क्योंकि उसकी बेटी से कुछ शोहदे छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसका बदला लेने के लिए कुछ इस तरह से आज इस बेटी के पिता को छीन लिया इन शोहदों ने। और अब पूरे मामले पर सीएम योगी ने सख्ती से कहा है कि रासुका लगाई जाए। इस पूरे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाए, जहां पर हम खुद कहते हैं कि छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं करना है, आवाज उठानी है, और इस बेटी के पिता ने भी वही किया। बेटी किस तरह से इंसाफ मांग रही है, क्या कह रही है, जरा आप भी सुनिए। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों मारी? क्या बोली थी? पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे, क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। तो सुना आपने इस बेटी को, जो बता रही है, अपना दर्द बयां कर रही है। हालांकि 2018 में छेड़खानी का ये मामला दर्ज कराया गया था, जैसी जानकारी मिल पा रही है, और 2018 में इस शख्स को गिरफ्तार किया गया था। इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने भी कुछ बातें कही हैं, वो भी सुन लेते हैं। ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कार्रवाई की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पर छेड़खानी का मामला था, तब 1 महीने के भीतर इस शख्स को रिहा कर दिया जाता है और उसके बाद
रंजिश कुछ इस तरह से बढ़ती चली गई। आज 6-7 लोगों ने, जैसा कि ये लड़की बता रही है, खेत पर काम कर रहे शख्स को ताबड़तोड़ गोलियां मारी और जान चली गई। और उधर आगरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के रावतपाड़ा में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात से समझिए। चोरों ने करीब दर्जन भर दुकानों को अपना निशाना बना लिया। चोर दुकान से लाखों की नकदी लेकर फरार हो गए हैं। अब दुकान के शटर के जरिए अंदर जाते हैं। जरा सीसीटीवी फुटेज को देखिए, आप समझ जाएंगे कि किस तरह से ये साफ साफ नजर आ रहे हैं। शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देकर कैश लेकर यहां से ये रफू चक्कर भी हो गए हैं। हालांकि ये फुटेज है जिसके आधार पर अब इनकी खोजबीन की जाएगी। और उधर उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारी यूपी एटीएस ने की है। दोनों के पास से 5 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। दोनों म्यांमार के रहने वाले हैं और फर्जी दस्तावेज के आधार पर यहां रह रहे थे। एडीजी प्रशांत कुमार के मुताबिक इस मामले की जांच जारी है। दोनों को आगे कस्टडी में लेकर पूछताछ की जाएगी। इनके आय के स्रोतों की भी जांच की जाएगी। नाम की बात करें तो दोनों का नाम फारूक और शारिक बताया जा रहा है, जो दोनों भाई हैं। शाहिद को उन्नाव के कासिम नगर से गिरफ्तार किया गया है, जबकि फारूक को अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद शाहिद का दूसरा साथी एटीएस को चकमा देकर फरार हो गया है। सूत्र बताते हैं फरार युवक म्यांमार का निवासी बताया जा रहा है। फरार युवक की गिरफ्तारी के लिए एटीएस टीम अब दबिश दे रही है। दोनों पर आरोप है कि अवैध तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर से रोहिंग्याओं को भारत लाते थे, तो ये ट्रैफिकिंग का काम भी करते थे। रोहिंग्या के मामले में उत्तर प्रदेश के डीजीपी के द्वारा लगातार जो अवैध तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं और गलत तरीके से सभी जो दस्तावेज बना के और उसका गलत दस्तावेज यूज़ करते हैं और सभी सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके तहत अभियान चला हुआ था, जिसके तहत में सफलता मिली है, जिसमें 2 रोहिंग्या जो अपने आप को भाई बता रहे हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 5 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। तो ये 2 शख्स हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब एटीएस कोशिश कर रही है कि इनके नेटवर्क का पता लगाएं, ये कब से हैं, किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों का पाया जाना इंडिपेंडेंटली पॉसिबल नहीं है, इससे जुड़े लोगों की भी तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते बात करते हैं जेवर एयरपोर्ट को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर कई अहम जानकारी भी साझा की है। साथ ही सीएम योगी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि मामले में फाइल ना तो लटके, ना भटके, ना ही अटके। वहीं एयरपोर्ट पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा यह हमारी प्राथमिकता होगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि जेवर एयरपोर्ट का काम समय से पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जेवर एयरपोर्ट, जिसके लिए सीएम योगी ने इस बैठक में फिर से ये स्पष्ट कर दिया है, जिसे कहते हैं बोल्ड एंड हाईलाइटेड, कि कोई भी फाइल ना लटके, ना अटके, ना फटके। जो काम है वो सीधे सटीक तरीके से सही समय पे किया जाए। सीएम योगी आज बंगाल जाएंगे और बंगाल में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस के गढ़ मालदा में सीएम की जनसभा आयोजित है। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर खाना खाने का, भोजन करने का भी एक कार्यक्रम है। इसके अलावा परिवर्तन यात्रा में भी सीएम के शामिल होने की खबर है। तो बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर स्टार प्रचारक की भूमिका निभाते नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बंगाल में जहां कांग्रेस का गढ़ मालदा है, हुंकार भरेंगे, जहां कई तरह की रैली, यात्रा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मुख्तार अंसारी को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। जहां यूपी सरकार की याचिका पर यह सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जहां मुख्तार की बात करें तो वो पंजाब की जेल में बंद है और उत्तर प्रदेश की ओर से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसे उत्तर प्रदेश वापस ले आया जाए, लेकिन तमाम चीजें आड़े आ रही हैं। आरोप ये है कि वहां पंजाब की जेलों में मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है और वहां से यहां ना ले आने के पीछे की वजह उसका स्वास्थ्य का हवाला कई तरह की बीमारियों के नाम गिनाए जा रहे हैं, जिसमें स्किन एलर्जी भी शामिल है, नींद ना आना और इस तरीके की चीजों को गिनवा कर
पंजाब में रोके जाने की इस आरोप को लगाया है। अब इस पर पूरी तरह से सुनवाई पर ही डिपेंड करता है, जहां पंजाब और उत्तर प्रदेश दोनों तरफ से दलीलें रखी जा चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करता है, इस पर निगाहें आज टिकी रहेंगी। उधर बस्ती में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीनों को मुक्त कराने के लिए अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। दरअसल बस्ती सदर तहसील के शास्त्री चौक पर 30 साल से लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा था। इस दौरान दुकानदार इस पूरे मामले को अदालत ले जाने का भी हवाला दे रहे हैं कि 30 साल पुराना ये कब्जा है, जिसे हटाने की कार्रवाई अब शुरू हुई है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जाहिर से 30 साल बात है, 30 साल से यहाँ पर लोगों ने कब्जा जमाया है। खाली कराई प्रशासन द्वारा, और यही हमारे जो है रोजी रोटी का साधन था। हमारा परिवार इसी से चलता था, और हमारा जो है चर्च से 1993 से ही केस चल रहा है। अभी दीवानी में पेंडिंग है, लेकिन उस पर कोई अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी प्रशासन उस कागज़ को बगैर देखे गिरा दी हमारी दुकान पर। और गाजियाबाद में किसान आंदोलन के दौरान NH9 हाईवे को, फ्लाईओवर को, सड़क दिल्ली पुलिस ने अब एक तरफ से खोल दिया है। इस सड़क को, दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली इस सड़क को दिल्ली पुलिस ने अब खोला है। आपको बताएं 26 जनवरी के बाद से एहतियात के तौर पर इस सड़क को दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से बंद करके रखा था। रोड खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। आज 57वां दिन है और हम इस समय मौजूद हैं NH9 पर। आज सुबह की हम NH9 की आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये NH9 की तस्वीर है, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने इस सड़क पर ऊपर फ्लाईओवर पर बैरिकेडिंग की हुई है। बहुत ही मजबूत बैरिकेडिंग की हुई है। 26 जनवरी के बाद इस बैरिकेडिंग को लगाया गया था। वहीं अगर हम आज आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाते हैं, ये सड़क भी 26 जनवरी से बंद थी और यहाँ से कोई नहीं आ जा पा रहा था। वहीं आज सुबह दिल्ली पुलिस ने इस सड़क को खोल दिया है, और गाजियाबाद की तरफ जो आने वाला रास्ता है अब वह खुल चुका है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से अब दिल्ली से आने वाली जो गाड़ियां हैं वह आराम से इस सड़क से जा रही हैं। तो लगातार जिस तरीके से ये सड़क जाम थी, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा था, अब इस सड़क को खुलने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि हमें जैसे कि एक ऑक्सीजन मिल गई हो। गाजियाबाद के NH9 से ABP का। और आगरा के 5 सितारा होटल में एक बार फिर चोरी का मामला सामने आया है, जहां एक महिला का बैग चोरी हो गया, जिसमें 5 लाख रुपए से ज्यादा थे। चोरी की वारदात CCTV में कैद हो गई। बताया ये जा रहा है कि चोरी की घटना 22 फरवरी की है। होटल रेडिसन में शादी कार्यक्रम के दौरान ये चोरी हुई। ये मामला ताजगंज का है। उत्तराखंड पुलिस को महिला कमांडो का दस्ता मिल गया है, और कड़ी ट्रेनिंग मेहनत के बदौलत ये महिला कमांडो तैयार हो पाई हैं। कुंभ के दौरान इन महिला कमांडो की ड्यूटी रहेगी। ये कहानी है जुनून की। एक आम इंसान में फौलाद भरने की। एक साधारण इंसान को चलती फिरती मशीन बनाने की कहानी। देश की उन बहादुर बेटियों के हौसले की कहानी जो दुश्मन के दांत पल में खट्टे कर सकती हैं। इनके सामने दुश्मन पानी मांगने लगता है, वो घुटनों के बल गिर जाता है। ये हैं देश की सुपर सोल्जर। देवभूमि की शूरवीर बेटियों के आगे अच्छे अच्छे चित हो जाते हैं। इन्हें धधकते शोलों से खेलने का शौक है। ये खतरों की खिलाड़ी हैं।
महिला कमांडो का ये दस्ता अब उत्तराखंड पुलिस का हिस्सा बन चुका है। मगर इन महिला कमांडो को स्पेशल बनाने की कहानी आपको जरूर जाननी चाहिए। कठिन परिश्रम और मेहनत की बदौलत ही पुलिस की इन 22 जांबाज बेटियों की ये टुकड़ी तैयार हो पाई है। का दस्ता तैयार हुआ और ये डायरेक्ट भर्ती नहीं है। पुलिस के अंदर ही जो भी पुलिस और पीएससी में महिलाएं पहले से थी, उन्हीं से उनकी चॉइस मांगी, ऑप्शन मांगी, फिर उनकी फिटनेस वगैरह देखी और फिर 30 से अधिक इकट्ठी हुई थी। उनमें से 22 को जो है सुपर फिट पाया गया, जो कमांडो ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त पाई गई, तो उनको 22 को तैयार किया। जाओ मुंह पे बिल्कुल बलून रखा हुआ, ये बात है। इनका निशाना अचूक है। बंदूक से निकली हर गोली पर किसी न किसी दुश्मन का नाम लिखा होता है। तालमेल ऐसा कि इनकी टुकड़ी चलती फिरती इंसानी मशीन बन जाती है। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाए वो ढेर हो जाता है। इन महिला कमांडो को अत्याधुनिक वेपन चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। इनकी ट्रेनिंग ऐसी कि दुश्मन की हर साजिश नाकाम हो जाए। इन्हें हर तरह के हालात के लिए तैयार किया गया है। महिलाएं आज की तारीख में किसी से कम नहीं है। महिला अभी इतनी ही स्ट्रॉन्ग है जितने आदमी हैं, और आदमी सोचता है कि कमांडो खाली वही बन सकता है। हमें दिखाना है कि अगर इच्छा शक्ति हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो महिलाएं भी आदमियों से कम नहीं। किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि और साजिश का अब उत्तराखंड पुलिस की महिला कमांडो फोर्स मुंह तोड़ जवाब देगी। पहली बार महिला पुलिस कर्मियों के एक दस्ते को कमांडो फोर्स का प्रशिक्षण दिया गया है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ये एटीएस का हिस्सा बन गई। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान भी देवभूमि की इन महिला कमांडो की ड्यूटी लगाई जाएगी। ट्रेनिंग लेते ही अब इनके काम का इम्तिहान भी शुरू हो जाएगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट। ये मजबूत कलाई है, चूड़ी बंदूक दोनों संभाल लेती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां जिला कारागार के अंदर तैनात कर्मचारियों और बंदियों की सुरक्षा को मजबूत और बेहतर करने के लिए राज्य सरकार लगातार कोशिशों में है। खास तौर पर जेल के अंदर बैरक के पास तैनात रहने वाले कर्मचारियों को हमेशा खतरा बना रहता है। इन सभी के लिए अब बॉडी वॉर्न कैमरे की व्यवस्था की जा रही है। सीसीटीवी की तरह दिखने वाला ये कैमरा तैनात कर्मियों की वर्दी पर फिक्स हो जाएगा, जिससे सारी गतिविधियों की रिकॉर्डिंग होती रहेगी। विवाद के वक्त कर्मचारी और कैदियों में कौन सही गलत है, अब कैमरा ही इसका फैसला करेगा। पहले चरण में गौतम बुद्ध नगर जिला जेल में ऐसे 5 कैमरे दिए गए हैं। जल्द ही बाकी कर्मचारियों के लिए भी ये सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जेलों में पुलिस के आचरण को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं कि जो जेल के अंदर जो सिपाही होते हैं, जो पुलिसकर्मी होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं, वो जो बंदी होते हैं, कैदी होते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। उसी कड़ी में जो प्रदेश सरकार है, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर जेल में वार्न कैमरे, बॉडी वार्न कैमरे जो है, यहाँ पर 5 कैमरे लगाए गए हैं। हमारे साथ हैं निरीक्षक जी मुकुंद जी, उनसे बात करते हैं। तो ये कैमरे कितने लगाए गए हैं और ये कैमरे किस तरह से काम करेंगे? ये बॉडी वार्न कैमरे हैं जिनको हमारे डीजी सर श्री आनंद कुमार साहब के दिशा निर्देशन में उत्तर प्रदेश की सभी जेलों में दिया जा रहा है। हमारी जेल को प्रथमतः प्राप्त हो गए हैं 5 बॉडी वार्न कैमरे हैं, जिनको हमारे हेड जेल वार्डन अपनी वर्दी में धारण करके बंदियों के बीच में रहेंगे। किसी भी तरीके की कोई घटना होती है, कोई बंदी आपस में झगड़ा करते हैं या सिपाही से कोई मिसबिहेवियर होता है, तो वो सारी रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो उसमें रिकॉर्ड रहेगी। आप थे मुकुंद जी, जिन्होंने का साफ कहना है कि आने वाले समय में जिस तरह से जो 5 बॉडी कैमरे यहाँ पर जो लगाए गए हैं, जो यहाँ पर तैनात हैं पुलिसकर्मी, जिस तरह से कोई ऐपरी घटना होती है बैरक के अंदर, तो वहाँ पर जो भी घटना होगी वो पारदर्शिता बनी रहेगी। घटना से रविंदर जैन, एबीपी गंगा। और श्री राम मंदिर के लिए, जन्मभूमि मंदिर के लिए मिर्जापुर से पत्थर और जोधपुर से सैंडस्टोन लाने की तैयारी शुरू हो गई है।
दरअसल हाल ही में राम जन्मभूमि निर्माण समिति की बैठक में इस पर सहमति बनी है। इन पत्थरों का इस्तेमाल राम मंदिर के लिए खोदी गई नींव को भरने के लिए किया जाएगा। पत्थरों को ट्रक के जरिए राम जन्मभूमि परिसर तक पहुंचाने के लिए सप्लायर को अब ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। यहाँ माना यह जा रहा है कि 15 से 20 दिन के भीतर पत्थरों की खेप आनी शुरू हो जाएगी। ये भी कह रहे हैं कि मार्च तक राम मंदिर की नींव की खुदाई का काम पूरा हो जाएगा। बुनियाद की मजबूती के लिए मजबूत मिट्टी भी मिल चुकी है। मार्च में टेस्टिंग के बाद अप्रैल में राम मंदिर की नींव का काम शुरू हो जाएगा। इन लोगों को बोल दिया है लाने के लिए, अब जितना वेग से वो लाएंगे ये काम हो सकता है कल परसों ही शुरू हो जाए। अब लाने वाले की तैयारी, भेजने वाले की तैयारी, इतना है। हम लोगों की ओर से तो हरी झंडी उनको मिल गई है। हमने उनसे इतना कह दिया है कि किसी भी प्रकार से 15-20 दिनों के अंदर काम आरंभ हो जाना चाहिए।